उत्तराखंड में कल होगा 5 सीटों पर मतदान। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल सीट पर वोटिंग। केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे सभी प्रत्याशी। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी मैदान में। प्रदेश में 83,37,914 मतदाता करेंगे मतदान। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। प्रदेश में चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। प्रदेश में 15,000 पार्टियां तैयार की गई। 11,729 पोलिंग पार्टियां मतदान में लगी। वोटिंग से पहले प्रदेश भर में शराबबंदी भी लागू और प्रदेश में सटी सीमाओं पर शराबबंदी लागू। बूथ से 3 किलोमीटर परिधि में शराबबंदी लागू। चारधाम यात्रा में 20 अप्रैल का दिन अहम। 20 अप्रैल से शुरू होगी हेली सेवा। पहली बार होगी चार्टर्ड सेवा की भी सुविधा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, हुई बेकाबू। आग से धधक रहे रुद्रप्रयाग के जंगल। गर्मी का बढ़ा सितम, पर्यावरणविदों ने जताई चिंता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। कल खत्म होगा वोटिंग का इंतजार। उत्तराखंड में कल 5 सीटों पर मतदान होना है। टिहरी, गढ़वाल सीट पर मतदान। पौड़ी में वोटिंग होगी और नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ सीट केवल डोर टू डोर प्रचार यहां पर किया जा सकता है। प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकेंगे और पोस्टल बैलेट से मतदान का आंकड़ा बढ़ा है। तो 18,000 करीब कर्मियों ने पोस्टल बैलेट से वोट डाले। चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल पहले चरण में ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर मतदान होगा और इसको लेकर चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से तैयारियों को लेकर आश्वस्त है। देहरादून से ये हम खबर सामने आ रही है। कल खत्म होगा वोटिंग का इंतजार। तो कल मतदान होना है और इस बार चाहे महिला वोटर्स का जिक्र किया जाए या युवाओं का जो संख्या है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार एक अभियान के तहत वोट के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया और कल पोस्टल बैलेट से मतदान का आंकड़ा बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 18,000 कर्मियों ने पोस्टल बैलेट से मतदान वोट पड़ेंगे और चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो वोटिंग का इंतजार कल खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह भी चरम पर और पहले ही चरण में 5 लोकसभा सीटों को लेकर यह मतदान को लेकर जो मतदाता हैं वो बेहद उत्साहित और कल मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत। पहले चरण का मतदान होगा। तो चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने लगभग पूरी तैयारियां पूरी कर ली है और आपको बता दें अब बस मतदान यानी कि वोटिंग का इंतजार खत्म होने में कल तक का और इंतजार, क्योंकि कल 5 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव है और ऐसे में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसको लेकर भी लगातार जागरूक किया गया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ऐसे में देवभूमि की हरिद्वार सीट सबसे अहम मानी जा रही है। ये सीट न सिर्फ धार्मिक बल्कि सियासी मायनों में भी खास है और आपको बता दें कि बात अगर इस सीट की हो तो यहां से 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, अपनी ताल ठोक रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दंगल में उत्तराखंड की हरिद्वार सीट कई मायनों में बेहद अहम है। विश्व प्रसिद्ध और धार्मिक महत्व रखने वाला हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की चुनावी जंग भी खास है। ये सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस संसदीय सीट से 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ ही बसपा प्रत्याशी के साथ वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पहले चरण के चुनाव में प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए सब कुछ झोंक दिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कैडर वोट के साथ साथ जनता के बीच जाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 14 विधानसभा क्षेत्र में से 6 पर भाजपा के विधायक हैं। 3 में से 2 नगर निगम पर भाजपा के महापौर हैं।
जबकि जिला पंचायत और सभी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के पद भाजपा के पास हैं। वहीं कांग्रेस के पास हरिद्वार संसदीय सीट पर 14 में से 5 विधायक हैं। हरिद्वार नगर निगम मेयर पद पर कांग्रेस काबिज रही है, लेकिन जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में कांग्रेस केवल सदस्यों तक ही सीमित रही है। 14 अप्रैल को ऋषिकेश में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा ने भी काफी हद तक टिहरी और हरिद्वार लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही कुमाऊं और गढ़वाल में 2 रैलियां हुई, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हुई हैं। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां भी उत्तराखंड में होने वाली हैं। प्रत्याशियों की स्थिति को और मजबूत किया जाएगा। हरिद्वार संसदीय सीट पर बसपा ने मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। बसपा ने हरिद्वार संसदीय सीट से मुस्लिम प्रत्याशी जमील अहमद को मैदान में उतारा। जमील अहमद मुजफ्फरनगर की जानसठ विधानसभा से विधायक रहे हैं। बसपा की रणनीति कैडर वोट के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं को भी लामबंद करने की रही है। बीएसपी ने सीट पर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी और हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश कुमार भी मुकाबले में शामिल होने की पुरजोर कोशिश में रहे। संसदीय सीट पर देहरादून की 3 विधानसभा सीटें आती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी दंगल में उतरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार से सांसद रह चुके हैं। वहीं बात करें निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार की, तो 2022 में खानपुर विधायक क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े और भाजपा को हराकर जीत हासिल की। खानपुर विधायक तब से लगातार भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ मुखर है। कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के बीच जंग जोरदार है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में चुनाव को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है और सभी दल चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। और इस बार अगर टिहरी संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जो है वो रोचक है और जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। टिहरी संसदीय क्षेत्र में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी काफी रोचक बना हुआ है। 2 बुजुर्ग प्रत्याशियों के बीच एक युवा प्रत्याशी ने मुकाबले को त्रिकोणीय और रोचक बनाया हुआ है। टिहरी संसदीय क्षेत्र पर देहरादून की 7 विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का भी बड़ा दारोमदार रहेगा। देहरादून की 7 विधानसभा सीटों से जो प्रत्याशी बढ़त बनाएगा, संभवतः संसद की राह उसके लिए आसान होगी। देहरादून की 7 सीटों पर 8.25 लाख तो टिहरी और उत्तरकाशी जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 7.30 लाख वोटर हैं। नई टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों में से 11 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय विधायक काबिज है। इस सीट पर भले ही 11 प्रत्याशी हों, लेकिन भाजपा के सिटिंग एमपी माला राज्य लक्ष्मी शाह, कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला और निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के बीच कड़ा मुकाबला है। टिहरी संसदीय सीट से राजशाही परिवार की माला राज्य लक्ष्मी शाह 3 बार सांसद बन चुकी है और चौथी बार चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला 2 बार मसूरी के पालिका अध्यक्ष रहने के साथ ही 2 बार मसूरी के विधायक भी रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपना समर्थन दिया है, तो वहीं क्षेत्र में कई जगहों पर पूर्व सैनिक भी बॉबी पवार के समर्थन में चुनाव प्रचार में रहे। जोत सिंह गुनसोला और राज्य लक्ष्मी शाह के प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे निर्दलीय और युवा प्रत्याशी बॉबी पवार ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी का जनाधार अपने ही क्षेत्र तक सिमटने के चलते मुकाबला थोड़े 19 और 20 का है। हाथी ने भी पहाड़ चढ़ने की कोशिश की है और नेमचंद छुरियाल को अपना प्रत्याशी बनाया। टिहरी संसदीय सीट से जहां अपने मजबूत कैडर वोट को लेकर भाजपा और कांग्रेस आश्वस्त हैं, तो युवा के भरोसे पूर्व सैनिक बॉबी पवार ने चुनाव प्रचार में अपनी नाव की पतवार चलाई है। ऐसे में किस प्रत्याशी के चेहरे पर जीत की मोहर लगेगी, ये बड़ा सवाल है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और अब बात है उत्तराखंड की पौड़िया सीट को लेकर। पौड़िया गढ़वाल की सीट लोकसभा चुनाव के रण में 102 सीटों में से एक है और यहां पर चुनावी दंगल भी देखने लायक है। बात यहां के प्रत्याशियों की जाए तो 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के रण में 102 सीटों में से एक उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की सीट है, जिस पर चुनावी दंगल जोरदार है। गढ़वाल लोकसभा सीट में 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
कांग्रेस, बीजेपी, उत्तराखंड क्रांति दल, बसपा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, उत्तराखंड सामान्य पार्टी, सोशलिस्ट, यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट, सैनिक समाज पार्टी के साथ ही 4 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। हालांकि 13 प्रत्याशियों में से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। इस सीट पर भाजपा की ओर से राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर जातीय समीकरण कई तरीकों से मायने रखते हैं। इस सीट पर वोटों का समीकरण ठाकुर और ब्राह्मणों के वर्चस्व में बटा नजर आता है, लेकिन दोनों प्रत्याशियों में मतदाता किसका रुख करेंगे, ये मतदाता ही तय करेगा। हालांकि स्थानीय लोग चुनाव में स्थानीय नेता को ही उतारने की पैरवी करते रहे और प्रचार में जनता दोनों ही प्रत्याशियों के साथ दिखाई पड़ी है, लेकिन वोटों के नाम पर मतदाताओं की चुप्पी ने दोनों ही दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के 11 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कुल 14 विधानसभा सीटों में से शेष 3 टिहरी जिले की 2 विधानसभा, देवप्रयाग और नरेंद्रनगर नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा सीट शामिल है। संसदीय क्षेत्र भौगोलिक नजरिए से राज्य के 5 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए विषम परिस्थितियां हैं, क्योंकि इस चुनावी दंगल में प्रत्याशियों को चीन तिब्बत की सीमांत क्षेत्र, नीति माड़ा, केदारनाथ घाटी सहित उच्च हिमालयी क्षेत्र की खड़ी चढ़ाई वाले दुर्गम स्थानों तक जनसंपर्क करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। तराई क्षेत्र में कोटद्वार से लेकर रामनगर तक की दौड़ भी प्रत्याशियों ने पूरी की है। ऐसे में राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी तो फिर भी 5 जिलों तक पहुँचे, लेकिन अन्य प्रत्याशियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण प्रचार रहा। सीट का इतिहास देखें। 1951 में पौड़ी गढ़वाल में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। इस सीट का नाम मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था। 1977, 1980, 1989 को छोड़कर ये सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास ही रही। पौड़ी गढ़वाल में 86% हिंदू, 8% मुस्लिम, 4% सिख और 2% ईसाई वोटर है। जातीय समीकरण की बात करें तो 46% ठाकुर, 26% ब्राह्मण और 8% SC ST, 8% OBC और 6% वैश्य हैं। हालांकि ये सामाजिक समीकरण अन्य चुनाव में दिखाई देता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव कम ही नजर आता है। गढ़वाल सीट से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी पार्टी में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के महत्वपूर्ण पद पर हैं। उधर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश 2019 से इस लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। बीते नगर निकायों और पंचायतों में भी भाजपा मजबूत स्थिति में रही है। रुद्रप्रयाग व पौड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी जीती। चमोली समेत 3 जिलों में 79 जिला पंचायत सदस्य में से 41 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के हैं। 27 ब्लॉक प्रमुखों में से 19 भाजपा के हैं, जबकि नगर निकायों में 12 नगर परिषद पालिका परिषद में से 9 पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट भी बेहद अहम है और अपना अलग ही मिजाज है इसका। यहाँ का दमखम बाकी की सीटों के मुकाबले कहीं से भी हल्का नहीं है और इस लोकसभा सीट में सबसे कम 7 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं और यहाँ का सियासी पारा कैसा रहने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी रण में उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट का दंगल बाकी सीटों से कम नहीं है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट का अलग ही मिजाज है। चीन, नेपाल के साथ ही गढ़वाल सीमा से सटी 4 जिलों में फैली अल्मोड़ा संसदीय सीट काली, गोरी, पूर्वी व पश्चिम रामगंगा, कोसी नदियों वाले क्षेत्र में हिमालय का भूभाग भी शामिल है। इस लोकसभा सीट में सबसे कम 7 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने जहां पुराने चेहरे पर ही दांव लगाते हुए पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने भी सिटिंग MP अजय टम्टा पर ही भरोसा दिखाया है। लोकसभा सीट पर महिला और युवा फैक्टर काफी अहम है। इन दोनों वर्गों का रुझान जिस दल की तरफ होगा उसी की जीत तय है। अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की 14 में से 6 विधानसभा सीटों पर महिला वोटरों की संख्या अधिक है। इस लोकसभा सीट का परिसीमन 1987 में हुआ था। साल 2009 से अल्मोड़ा सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ठाकुर बाहुल्य है और ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के मतदाताओं का आंकड़ा लगभग बराबर है। भाजपा कांग्रेस के साथ ही बसपा, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी और उत्तराखंड पीपल्स पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। अल्मोड़ा सीट पर 90% आबादी ग्रामीण है, जबकि सिर्फ 10% मतदाता ही शहरों में निवास करते हैं।
4 जिलों के 5000 से अधिक गांवों के लोग जीत हार तय करते हैं। 55% राजपूत, 23% ब्राह्मण और 22% SC/ST वोटर हैं। चुनावी दंगल में बीजेपी कांग्रेस के साथ बीएसपी प्रत्याशी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में वोटरों का दल किसके हिस्से में आएगा ये तो वोटर ही जाने, लेकिन अल्मोड़ा सीट पर जंग जोरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। मतदाता के वोट से किस दल के हिस्से में जीत आएगी और किस दल के हिस्से में हार, ये चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो उत्तराखंड के सियासी रण में हर किसी की नजर है और जहां पर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर चुनावी दंगल जोरदार है। वोटर के मन में क्या है और ये कोई नहीं जानता, लेकिन हर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर है। और यहां से बीजेपी के सिटिंग MP अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी चुनावी मैदान में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के सियासी रण में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर चुनावी दंगल जोरदार है। वोटर के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, पर हर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। कुमाऊं में 2 लोकसभा सीटें आती हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ ही अन्य पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत की आस लगाए बैठे हैं। यहाँ से भाजपा के सिटिंग MP अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी चुनावी मैदान में है। उधम सिंह नगर के साथ ही नैनीताल का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट का गठन 2008 में हुए परिसीमन के बाद हुआ था। विश्व प्रसिद्ध नैनीताल पर्यटन के लिहाज से काफी अहम माना जाता है, तो वहीं उधम सिंह नगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। वहीं भौगोलिक दृष्टि से उधम सिंह नगर का खटीमा शहर नेपाल से लगा हुआ है और इसका काफी बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं। नैनीताल जिले में 5 और उधम सिंह नगर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस संसदीय सीट पर तराई इलाके की विधानसभा सीटों के मतदाता लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भविष्य तय करते हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट उत्तराखंड के 2 जिलों को मिलाकर बना है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर ग्रामीण आबादी 63.11% है, जबकि शहरी आबादी 36.89% के करीब है। 16.8% अनुसूचित जाति, 5.17% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। 15 से 18% राजपूत और ब्राह्मण हैं, जबकि 17 से 18% लगभग OBC की आबादी है। इस सीट को लेकर एक ये भी दावा है कि यहाँ से जिस पार्टी का प्रत्याशी जीता है, केंद्र में इस दल की सरकार बनी है। कुमाऊं में भाजपा प्रत्याशी ने टिकट फाइनल होने के बाद से तूफानी चुनाव प्रचार किया, तो समर्थन में स्टार प्रचारक भी चुनाव मैदान में उतरे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को स्टार प्रचारकों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शामिल रहीं। भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो तराई, भाबर और पर्वतीय हिस्सों में संसदीय क्षेत्र बटा हुआ है। यहाँ पर्वतीय मूल के साथ ही पूर्वांचल, पश्चिम उत्तर प्रदेश और सिख समुदाय के लोग बहुतायत आते हैं, तो मुस्लिमों की भी संख्या अच्छी खासी है। लगभग 70% ग्रामीण और 30% नगरीय क्षेत्र है, जिसमें हल्द्वानी व रुद्रपुर में मलिन बस्तियां भी शामिल हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे वर्तमान सांसद अजय भट्ट केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री हैं। वे रानीखेत सीट से विधायक रहने के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी संगठन के रणनीतिकार रहे हैं। पूर्व में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अन्य राज्यों में चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में से 8 सीटें भाजपा के पास हैं। 3 नगर निगम और तीनों पर भाजपा का कब्जा है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा के ही हैं और 11 ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा के ही हैं। 14 में से कुल 6 विधायक कांग्रेस के हैं। 2 ब्लॉक प्रमुख नगर पालिका व नगर पंचायत में 6 पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। ऐसे में मतदाता इस बार किसके माथे पर जीत का तिलक लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। सीधे रुक करते हैं गौतम बुद्ध नगर का, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। तो फिलहाल बुलंदशहर से उनका ये दायित्व बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं भी
जो नवोदित मतदाता हैं उनको बताएं कि 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, लोगों के मन में आक्रोश था, लोग इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़ रही थी। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से हमारे पदाधिकारी नारा लगाते थे कि जिस जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था। और कांग्रेस ने समस्या दी थी, जिसने आतंकवाद फैलाया न कश्मीर में, न केवल बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कश्मीर में धारा 370 समाप्त होगी। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहनों और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ भी लेंगे। हां, अर्थव्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हब बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं कि विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। बहनों और भाइयों, ये पहले दुनिया के अंदर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सौभाग्य से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, या बनने जा रहा है या बन रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। 80 करोड़ गरीब देश के अंदर पिछले 4 साल से मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। वे कहीं भी जाकर के उपचार करा सकते हैं। और हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था दी कि आयुष्मान कार्ड किसी के पास नहीं है, बीमार हो गया है,
हमारा कोई विधायक, हमारा कोई सांसद या पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी मुझे एक पत्र लिख देता है तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोले, मैं सीधे जनधन अकाउंट से पैसा भेज देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कोई बीमार होगा तो उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी, और इसलिए बीमारी के कारण उस परिवार पे कोई आर्थिक बोझ न पड़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेती है, उपचार का खर्चा स्वयं वहन करने के लिए तैयार रहती है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के सिर ढकने के लिए आवास, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में बिल्डर बायर की समस्या का समाधान करते हुए जिन लोगों के वर्षों से मामले लंबित थे उन सबके मामले समाप्त कराते हुए हम लोगों ने आज बायर्स को उसका हक देना वहां प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, ये पहली बार हुआ है, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई, ये पहली बार हुआ है। ये योजनाएं पहले भी चल सकती थी, लेकिन पहले देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग नहीं थे, पहले तो अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग थे। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। स्वार्थ के परिवार में और मोदी के परिवार में, मोदी का परिवार 140 करोड़ का भारत है, इसलिए उनके लिए राष्ट्र पहले है, और कांग्रेस, सपा, बसपा इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने स्वार्थ के परिवार के बाहर ही सोच भी नहीं सकते। बहनों और भाइयों, ये जितना भी कार्य हुआ है, चाहे वह सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, निवेश का बेहतर माहौल हो, और कल आपने अयोध्या में देखा होगा 500 वर्षों के बाद रामलला को भी अपने जन्मोत्सव के आयोजन को अपनी जन्मभूमि पर मनाने का अवसर प्राप्त हो गया, और सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य की किरणों ने तिलक करते हुए, अभिषेक करते हुए भी आपने देखा होगा। संपूर्ण सनातन भारत आलोकित हो रहा था, उस आभा से आलोकित हो रहा था। बहनों और भाइयों, ये जो सम्मान और गौरव है, ये सुरक्षा है, ये जो समृद्धि है, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और जो ये सम्मान भारत को मिल रहा है, इसका श्रेय केवल और केवल किसी एक व्यक्ति को और किसी एक महामना को जाना चाहिए, वह नाम है श्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी के नेतृत्व में यह सब हुआ है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर भारत, इस नए भारत को विकसित भारत, और इस नए भारत को ग्लोबल लीडर भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से के साथ के लिए आवश्यक है डॉक्टर महेश शर्मा जी तीसरी बार यहां से सांसद बनकर के चुनकर के आए। तो पहले चरण का चुनावी शोर थम चुका है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर 18 से 24 तक ताबड़तोड़ रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे, क्योंकि दूसरे चरण में ही मेरठ, बागपत और बुलंदशहर में चुनाव होना है, और बीजेपी ये दावा कर रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील के साथ ही तीनों सीटें जो है उनके कब्जे में होंगी, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।